नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पीसेस अकेडमी में। और विजन आई एस की देखिए एक और मैगज़ीन पब्लिश हो गई है जो कि आपकी है एनवायरनमेंट की। और पॉलिटी की तो हमारी चल ही रही थी और साथ में मैं आपको एनवायरनमेंट का भी पोर्शन कवर करवाऊंगा। पॉलिटी में देखिए एक दो वीडियो और बनेंगे, उसमें पूरी आपकी कवर हो जाएगी। और अगली जो हमारी अभी आई है एनवायरनमेंट की, तो इसको भी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है। थोड़ा सा पर इसमें विषय सूची की बात करें तो पहला जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन का। तो इसको ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ग्लोबल सिनेरियो से स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपका जो आगे का चैप्टर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन का तरीका बता दूँ कि जो चीज़ें आपके जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी वो बताऊँगा। अगर स्टैटिक का कोई पोर्शन है तो उसको मैं स्किप करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे तो उसको भी मैं कवर करवा दूँगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना पहला जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का जो है। और इसका जो सब टॉपिक है ग्लोबल सिनेरियो, वैश्विक परिदृश्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट है। इसका भाग 3 आ गया, पार्ट 3 इसका रिलीज़ इन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बात करें ये सुर्खियों में क्यों है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी ने छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग जारी किया है। और इस भाग या रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो आपका कौन सा है, जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन का संबंध। तो ये रहा आपका शीर्षक। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इस रिपोर्ट में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इसमें जलवायु परिवर्तन शमन यानी कि मिटिगेशन संबंधी प्रगति और संकल्पों पर अपडेटेड आकलन प्रदान किया गया है। और इसमें विश्व भर में उत्सर्जन के स्रोतों का परीक्षण किया गया है। इसमें उत्सर्जन में कमी और शमन संबंधी प्रयासों में हुई प्रगति का उल्लेख किया गया है। और इस पर क्या हुआ है कि इसमें उत्सर्जन संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी संकल्पों के प्रभाव का भी आकलन किया गया है। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में आपके शामिल की गई थी। आईपीसीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे जो है 1998 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप और डब्ल्यूएमओ के द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करें तो सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जो जानकारी होती है उसको प्रदान करना, जिसका उपयोग वे किसके लिए करेंगे, जलवायु संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। टोटल इसमें सदस्यों की संख्या 195 है और भारत जो है इसका एक सदस्य देश है। तो यहाँ पे ये आपकी आईपीसीसी के बारे में कुछ जानकारी है। इसके कुछ टारगेट्स देख लेते हैं, जो कि इसके टारगेट्स हैं वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। और इसके लिए क्या करेंगे तो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के जो चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक जो है इसमें 43% की कमी की बात या फिर इन्होंने टारगेट रखा है। और 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना इनके जो है टारगेट दिए हुए हैं। और 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन में जो है 34% की कमी करना, ये भी इनका टारगेट है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए इन लोगों ने जो है क्या टारगेट बनाए हैं। तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसके उत्सर्जन में 27% की कमी करना। और अगला है कि 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना जो है इनके लक्ष्य हैं। तो ये हो गई आईपीसीसी की थोड़ी सी बात। अगला जो हमारा ये देखिए स्टैटिक का पोर्शन है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। अगला जो हमारा आता है वो है मीथेन उत्सर्जन, मीथेन एमिशन। इसको देखते हैं तो ये क्यों चर्चा में रहा है। तो हाल ही में जो है CCAC, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन, और यूनेप जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ने जो है क्या हुआ है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की ओर। सबसे पहले देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मीथेन उत्सर्जन के स्रोत
और तो सबसे पहले तो बात करें कि किससे सबसे ज़्यादा जो है एमिशन होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आर्द्रभूमियों से। और देखिए स्टेटमेंट वाइज ये आपके ऑप्शन दे सकते हैं कि किन से जो है मीथेन जो है निकलती है, तो आप लोगों को ये सब याद रखने की आर्द्रभूमियों से जीवाश्म ईंधन का खनन, पशुधन, लैंडफिल और कृषि संबंधी अपशिष्टों से, प्राकृतिक भूवैज्ञानिक बीज से, धान की खेती से, पादप पदार्थों का दहन, दीमक और अन्य वन्य जीवों के द्वारा जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट की ओर। तो रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो UNFCCC के पक्षकारों के जो है 27वां सम्मेलन COP27 में क्या हुआ है कि जलवायु एवं स्वच्छ वायु पर मंत्री स्तरीय बैठक में यह रिपोर्ट जारी की गई है। और यह रिपोर्ट आगामी दशक में मीथेन उत्सर्जन के अनुमानों और वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता लक्ष्य के प्रभावों की जांच करती है। तो और इसका जो मुख्य निष्कर्ष निकल के आया है उसको भी देखते हैं कि निष्कर्ष इन्होंने निकाला है कि वायुमंडल में मीथेन की मात्रा पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 260% अधिक हो चुकी है। मानव द्वारा संचालित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान नेट वार्मिंग के लगभग 45% के लिए जिम्मेदार है और 2021 की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पे ये आपका जो ग्लोबल मीथेन प्लेज वर्ड है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले। तो हाल ही में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया GMP से जुड़ गया है। इसे मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कार्रवाइयों में गति लाने के लिए जो है 2021 में COP26 में शुरू किया गया था। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इतना ही इसमें पूछ सकता है। हाँ, एक बात और है कि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, किसका, ग्लोबल मीथेन प्लेस का। ये भी स्टेटमेंट से आपसे पूछ सकता है। ये है क्या, एक NGO है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है महासागरीय अम्लीकरण और आर्कटिक हिम। तो पहले बात करें ये चर्चा में क्यों है। तो शोधकर्ताओं के एक दल ने आर्कटिक महासागर के जो पश्चिमी क्षेत्र है के बदलते रासायनिक संगठन पर चिंता व्यक्त की है और अन्य महासागरों के जल की तुलना में आर्कटिक महासागर में अम्लता के स्तर में जो है 3 से 4 गुना वृद्धि को देखते हुए ऐसा निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। तो ये बात रही कुछ। आगे हम लोग देखते हैं कि महासागर के अम्लीकरण के बारे में देखते हैं कि महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के pH मान में कमी से है। तो जब भी 7 से नीचे pH मान जाएगा तो वो जो जल है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीकरण। मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण यहाँ पे दिया है कि वायुमंडल में जो है CO2 के अवशोषण के कारण और महासागरीय अम्लीकरण से संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं, तो उनको भी देख लेते। तो एक स्वस्थ महासागर पर जो है इनका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा कि एक स्वस्थ महासागर पर आश्रित जो समुद्री जीव, विशेषकर जो सीप होते हैं, कोरल रीफ्स जो होते हैं, पादपों तथा अन्य सजीवों की विविधता आबादी के लिए घातक समस्याएं पैदा कर देगा क्या, महासागर का जो अम्लीकरण है। तो इसको आप जो है कोरल रीफ पर भी खतरा आ जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र के बारे में देख लेते तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें आर्कटिक वृत्त के भीतर एक क्षेत्र शामिल होता है। आर्कटिक वृत्त जो है भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा पर है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो इसको देखेंगे कि यह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ़ पिघल रही है और यह क्षेत्र आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है। जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो रिसोर्सेज जो होंगे वो जब सामने आएंगे तो उनके आर्थिक दोहन के लिए यहाँ पर जो है कंपटीशन होने वाली है। उत्तरी समुद्री मार्ग को एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में खोलने की संभावना भी बढ़ जाएगी और यह विश्व की महासागरीय धाराओं के परिसंचरण में भी मदद करता है। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में भी कार्य करता है। तो ये रही आपकी आर्कटिक महासागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पे क्या डेवलपमेंट की है, तो भारत ने 2007 से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके तहत अब तक कई अभियान जा चुके हैं और भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति घोषित की है। भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों में शामिल है। भारतीय आर्कटिक जो स्टेशन है उसका जो हिमाद्री है स्टेशन, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका नॉर्वे में स्थित है और यह जो है 2008 में भारतीय अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। बाकी यहाँ पर आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें है नहीं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अभिसमय और पहले, यानी कि इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, कन्वेंशंस जो हैं और इनिशिएटिव जो भी नए स्टार्ट हुए हैं वो हम इसमें
देखने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा वो है UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन यानी कि COP27 जो हुआ है। सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो सम्मेलन हुआ है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके सबसे पहले देखते हैं कि जो हाल ही में UNFCCC के पक्षकारों का जो 27वां सम्मेलन हुआ है वो हुआ कहाँ पर है, वो आपका मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ है। अब COP27 का जो महत्व है, इसके महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार के सम्मेलन का उद्देश्य जो है COP26 सहित पिछले सम्मेलनों की सफलता को आधार बनाते हुए आगे बढ़ना है और साथ ही हानि और क्षति यानी कि जो लॉस आपके डैमेजेस होते हैं पर ध्यान केंद्रित करते हुए शमन यानी मिटिगेशन, अनुकूल अडॉप्शन तथा जलवायु वित्त पर उच्च महत्वाकांक्षा का मार्ग प्रशस्त करना जो है इसका उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया। आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस सम्मेलन के साथ क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकारों के 17वें सत्र यानी कि CMP17 और पेरिस समझौते के पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकारों के चौथे सत्र की भी बैठकें इसी के साथ में हुई थी। और यह सम्मेलन जो है वो शर्म अल शेख क्रियान्वयन योजना जो है के विमोचन के साथ संपन्न हुआ है। यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं कि इसके जो टारगेट्स हैं यानी कि लक्ष्य जो निर्धारित हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले कि परिवर्तनकारी अनुकूलन एजेंडे को अपनाना और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त जुटाना, उपलब्ध करना और उचित वितरण करना। और इसका एक और जो टारगेट्स है वो प्रतिबद्धताओं और संकल्पों से जो है पीछे हटने से बचना। और इसमें आपका दिया हुआ है कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास के आधार पर एक प्रबंधित और जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करना, हानि और क्षति के लिए स्पष्ट समर्थन व कार्रवाई करना। और यहाँ पे आपका जो एक बचा है वो ये है कि केवल संकल्प के बजाय बड़े पैमाने पर तथा समयबद्ध कार्यान्वयन को अपनाना। ये जो है इसके टारगेट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इन्होंने टारगेट्स अपनाए हैं, क्या क्या ये करने वाले। तो ये आपका था। बाकी आपका ये पुरानी चीज़ें हैं, 2-3 साल पुरानी, तो इसको जो है आप लोग स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो इसको थोड़ा सा इस डायग्राम देखिए, मेन चीज़ें यहाँ पे डायग्राम या वगैरह जो भी होंगी मैं उसको ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी कई चीज़ें यहाँ पे स्टैटिक की जुड़ी हुई हैं जो आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ते ही रहते हैं, तो उनको रिपीट करने से जो है कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। वैसे आप लोगों को वो चीज़ें पता ही होती हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हम लोग वीडियो में आप लोग कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा UNFCCC के बारे में जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में से हुई थी। 1994 में जो है इसे अपना लिया गया था। इसका उद्देश्य भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर रखना जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। इसे ऐसी समय सीमा के भीतर किया जाना है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने का पर्याप्त समय मिल सके। और यहाँ पे कि यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पादों को खतरा नहीं है, आर्थिक विकास को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने में भी सक्षम। तो ये इसके उद्देश्य हैं। इसकी सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्यता लगभग सार्वभौमिक है। इसमें 198 जो हैं सदस्य हैं। तो ये आपकी UNFCCC के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण है वो है भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, तो किस लिए ये न्यूज़ में है। तो हाल ही में हुआ क्या है कि भारत ने जो है UNFCCC के समक्ष अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। हुआ क्या है, देखिए जो COP27 हुआ है उसमें, और बेसिकली हुआ क्या था कि जो पिछला जो COP26 हुआ था जो कि ग्लासगो में हुआ था, तो वहाँ पे एक समझौता टाइप का हुआ था उन्होंने। तो उसमें ये कहा गया था कि अगले साल जो हम लोग मीटिंग करेंगे तो उसमें हम लोग अपनी रणनीति तब तक के लिए बना लेंगे कि हम लोग अपना जो उत्सर्जन है उसको निम्न किस तरीके से करना है। तो अपनी अपनी सब लोगों को जो यहाँ पे अपनी अपनी विकास की रणनीति सबको दिखानी थी कि क्या क्या टारगेट्स बनाए हैं। तो वही बात यहाँ पे आई है कि भारत ने क्या जो है दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन रणनीति बनाई है, तो उसको लेकर ये बात हुई। तो भारत के क्या क्या यहाँ पे दृष्टिकोण हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो है कि संचयी वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान जो है नगण्य है, और विकास के लिए भारत की ऊर्जा ज़रूरतें जो हैं वो काफ़ी अधिक हैं। और है कि भारत विकास के लिए जो है निम्न कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है। भारत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचार थे। अब बनाई क्या है रणनीति पे हम लोग आते हैं। तो दीर्घकालिक इसके घटक देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट घटक हैं। तो मेंस में आपको इस तरीके के पॉइंट्स लिखने का जो स्कोप मिल जाता है। तो पहला देखते हैं, विकास गतिविधियों के अनुरूप विद्युत प्रणालियों, जो विद्युत प्रणाली से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है अभी किस तरीके से, मान लीजिए जो कोयले के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है उससे जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पे रणनीति बनाई है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं क्या है कि इसने जो लक्ष्य बनाया है कि वर्ष 2030 तक जो है 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना, और वितरण कंपनी जो है खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व निर्धारित करना। नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध 8 राज्यों में जो है पारेषण नेटवर्क को मजबूत करना, ये सब उसके टारगेट्स हैं। वर्ष 2032 तक स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि करना भी इनकी रणनीति का हिस्सा है। अगली जो बात करते हैं वो है आपकी एकीकृत कुशल व समावेशी निम्न कार्बन। देखिए परिवहन में जो उत्सर्जन हो रहा है उसको किस तरीके से कम करना है, तो इस पे इन लोगों ने, जो हमारे देश ने जो रणनीति बनाई है कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना है। भारत स्टेज 6 उत्सर्जक मानक को अपनाना, और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति को आरंभ करना, ये सब उसकी रणनीति का हिस्सा है। अगला जो है वो है शहरी डिज़ाइन। मान लीजिए जो शहरों में जो बिल्डिंग बनती हैं तो उनको भी किसी न किसी तरह से इस तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम हो सके। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपनाना, राष्ट्रीय भवन संहिता, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, इको निवास संहिता के लिए एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, इन सब के लिए बनाना। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन जो है इसमें जो है हेल्प करेगा। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व 2021 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 भी इसके तहत जो है यहाँ पे भी संशोधन किया गया था कि किस तरीके से शहरों में बिल्डिंग होगी और जिससे कि उत्सर्जन कम से कम हो सके। अगला है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो है उत्सर्जन मुक्त आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना तथा एक कुशल नवाचार आधारित निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली को तैयार करना भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए क्या क्या करेगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, टिकाऊ आवास एवं उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन मानक और लेबलिंग जो है योजना तथा ऊर्जा दक्षता। वही बात है, देखिए यहाँ पे सब वही बात है कि किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, वही बात है। अगला है कि वायुमंडल से CO2 हटाना और संबंधित इंजीनियरिंग का समाधान। तो इस तरीके से ये आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण से संबंधित विचारों के अनुरूप वन और वनाच्छादन को बढ़ावा देना, निम्न कार्बन विकास से जुड़े आर्थिक पहलू एवं वित्तीय पहलू जो है इनको जो है इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिवार्य सर्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए जो है सेबी के द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट की शुरुआत करना आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। तो ये कुछ जो भारत की जो रणनीति है किस किस तरीके से काम करेगी वो हम लोगों ने देख लिया है। अब जो अगला हमारा चैप्टर है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो देखते हैं पहले तो ये सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में हुआ क्या है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन हुआ। देखिए जब जो पहली बार हुआ था इसे जो है 1972 के पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आयोजित किया जा रहा है। देखिए हुआ क्या था कि जब 1972 में जो हुआ था स्टॉकहोम का सम्मेलन, तो उसकी अब 50वीं जो वर्षगांठ है, तो उसी के अवसर पर स्टॉकहोम +15 का आयोजन किया जा रहा है। और
यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार जो है पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्वीकारा गया था। तो ये बात यहाँ पे निकल के आती है कि 1972 का जो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वहीं पर पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्वीकारा गया था। अगला देखते हैं कि जो स्टॉकहोम प्लस 50 जो है इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। और इसका एजेंडा हम लोग देख लेते हैं। तो एजेंडा इन्होंने दिया है कि पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुभवों और पहलों को साझा करना, कोविड-19 महामारी के बाद संधारणीय एवं समावेशी रिकवरी जो है इनका एजेंडा है। आगे देखिए, ये बात तो जो है 1972 का आयोजन हुआ था उसके बारे में है। तो ये करंट का नहीं, स्टैटिक का आपके पोर्शन हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे ये बात देख सकते हो, कार्रवाई योग्य एजेंडे के लिए स्टॉकहोम प्लस 15 जो 15+ की सिफारिशें हैं। क्या क्या सिफारिशें हैं? मानव कल्याण को केंद्र में रखकर स्वस्थ पृथ्वी और सभी के लिए समृद्धि को हासिल करना, स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण के अधिकारों को मान्यता देना और उसे लागू करना, एक स्वस्थ पृथ्वी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी वर्तमान आर्थिक प्रणालियों के काम करने के तरीके में जो है व्यापक बदलाव को अपनाना, उच्च प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में रूपांतरण की गति में तेजी लाना और डिजिटल एवं तकनीकी समाधानों तक पहुंच और समर्थन प्रदान करना, विकासशील देशों को जो है पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मदद करना। तो ये इसकी सिफारिशें हैं। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो चलिए देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों बना रहा था। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। इसे ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग जो है इसकी थीम थी। और 1985 में विश्व भर की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया था। तो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वियना कन्वेंशन किस लिए हुआ था और कब हुआ था। और यहाँ पे एक बात और है कि भारत जो है 1992 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसका एक पक्षकार बना था। तदनुसार क्या हुआ था कि भारत को जो है 2028 तक HCFCs को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा और 2047 तक जो है HCFC के उत्सर्जन में 2024-26 के स्तर की तुलना में 15% की जो है कटौती भी करनी होगी इस समझौते के तहत। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आप सदस्य के तौर पे देख सकते हैं कि भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्यों ने इसकी पुष्टि की थी। और जो है तो यहाँ पे आपका सब स्टैटिक का पोर्शन है, पुरानी सब न्यूज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक को हम लोग देख सकते हैं कि ये सूचकांक भी आप लोगों को नज़र में आना चाहिए। इसके जारीकर्ता कौन है? तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये बात जो है आप लोगों को याद रखनी चाहिए। बस इतना ही जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। अगला जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, तो इसको हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको मैं सॉल्व करने की या माय प्लेटफॉर्म के तहत जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।